नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के बढ़ते आरोपों के बीच आज फिर एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक ही मकान पर 4271 वोटर्स को दर्ज किया गया है। 4271 वोटर्स को एक ही मकान में, एक ही एड्रेस में। आप याद कीजिए, महादेवपुरा सीट पर जब राहुल गांधी ने ऐसे ही उदाहरण पेश किए थे, तब तो बचाव में कहा गया कि किराए पर रहने वाले लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। उस वक्त कुछ मतदाताओं से राहुल गांधी पर आरोप भी लगवाए गए कि उनकी छवि सार्वजनिक कर उनका अपमान राहुल गांधी ने किया है। हालांकि अब उन आरोपों का कुछ पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावों में फर्जी वोटर्स की संख्या पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है। बिहार की एसआईआर तो विवाद में पहले से है, और अब उत्तर प्रदेश से यह नया मामला सामने आया है। जो 4271 वोटर्स का मामला है, यह उत्तर प्रदेश का है, महोबा का है। कांग्रेस ने वोटों के इस फर्जीवाड़े पर ट्वीट किया है। जरा उस ट्वीट को दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया, जरा स्क्रीन पर ले आइए। उस ट्वीट में कांग्रेस देखिए लिख रही है कि यूपी के महोबा में वोट चोरी का खेल, मकान नंबर 803 4271 वोटर, मकान नंबर 996 243 वोटर, मकान नंबर 997 185 वोटर। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने देश भर में वोट चोरी का कारनामा किया है, जो लगातार सामने आ रहा है। आज देश कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। यह बात यहां बीजेपी के लिए, यानी चुनाव आयोग बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लिख रही है। लेकिन इसी मसले पर एक वहीं का जो पीड़ित है, उसने क्या कुछ कहा है। महोबा के पीड़ित ने, आइए जरा सुन लीजिए। मैंने मतदाता सूची देखी। जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में। ये इतने दर्ज कहाँ से हो गए? ये बीएलओ साहब से लोगों को दर्शाया गया, आपके बता 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 185 ऐसी मामला है, हमने देखा है। हम बीएलओ साहब से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे दर्शाए गए हैं लोगों को एक मकान में, इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है और पंडित भी है, उसमें वाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं। मकान में कितने दर्ज है? राहुल गांधी का ही तो मुद्दा है। आपने देखा भी, टीवी पे छाया है, राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में वोटों की चोरी, एक मकान में इतने 2-2, 250 लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? तो कोई दावा भी कर सकता है ना ये मकान किसका है, एक दूसरे के मकान पे कानून के तहत। तो आप तो बता रहे हैं 2011 से हम दर्ज हैं। हाँ, तो सब जब हमने देखा था इस वोटर लिस्ट को, तब हम जागृत हुए ये मामला क्या है। क्या चाहते हो? हमें चाहते हैं क्रम बाई क्रम मकान में बनना चाहिए ये। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ एक पीड़ित ये कह रहा है कि मैं इसमें इस मकान में, मकान नंबर 997, मकान नंबर वहां पे जो है, जरा आपके सामने रखता हूं, 803, मकान नंबर 803, जिसमें 4271 वोटर, मकान नंबर 996 जिसमें 243 वोटर्स, और मकान नंबर 997 जिसमें 185 वोटर, जबकि 6 वोटर मात्र रहते हैं। और इतने वोटर्स कहां से आ गए? और यही बात यहां ये साहब भी कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी महोबा में, दरअसल ये महोबा का मामला है और वोट चोरी का खेल कैसे उजागर हो रहा है, और वोट चोर गद्दी छोड़ यहां पर जो नारा है, वो कांग्रेस पार्टी उसे यहां एक बार फिर बुलंद कर रही है इस मसले के साथ। आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, और इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर वोटों की गड़बड़ी चुनाव परिणाम को कितना प्रभावित कर सकती है, यह समझा जा सकता है। इसीलिए विपक्ष बार बार वोट चोरी रोकने के लिए लोगों को आगाह कर रहा है। राहुल गांधी ने जब महादेवपुरा सीट का खुलासा किया था, तो इसे एटम बम कहा था। अब माना जा रहा है कि कल राहुल गांधी, यानी 17 सितंबर को, जब कल नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन मनाएंगे, तो उधर हाइड्रोजन बम जैसा कुछ खुलासा राहुल गांधी कर सकते हैं। कल ही 75 साल के हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, और बीजेपी इस बार उनका जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाने में लगी है, ताकि 75 के होने पर मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली बात जो है वो दब जाए, और मोदी की जो छवि बिगड़ रही है वो भी थोड़ी बहुत
ठीक हो, दुरुस्त हो। लेकिन राहुल गांधी अगर नया खुलासा करते हैं तो क्या जन्मदिन की खुशियां एक तरफ और बीजेपी के लिए चुनौती दूसरी तरफ वाला मामला बन जाएगा? यह देखना होगा। इधर बिहार के पूर्णिया में कल नीतीश कुमार ने मोदी जी को धन्यवाद कहने के लिए एक बार फिर सबको खड़े होकर प्रणाम कहने को कह दिया, लेकिन कहीं यह प्रणाम फाइनल धन्यवाद ना हो जाए। जरा देख लीजिए कल का इस वीडियो को। उनके लिए तो बात है ही, आपके लिए तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहां बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। तो बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। और काहे को बैठी हुई हो, उधर खड़ी हो जाओ, खड़े होकर प्रणाम करो। ये जो कह रहे हैं ये दंभ समझते होंगे आप, अहंकार ये भी समझते होंगे। ये सारे एक ही शब्द हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके सिनोनिम्स कह सकते हैं। ये अहंकार बोलता है जब आप उस कुर्सी पर 20 साल से लगातार चाहे इधर रहें या उधर रहें जब बने रहते हैं तो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करने के लिए महिलाओं को डांटते हुए कह रहे हैं खड़े हो जाओ। अब इधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की याद से शुरू हुई यात्रा बता रही है कि शायद नीतीश कुमार चुनाव के बाद ऐसा ना कह सकें क्योंकि माहौल बड़ी तेजी से बदल गया है। 1 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ था, आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तमाम नेता जो हैं वो सब इकट्ठा हुए थे गांधी मैदान। वहां से पैदल यात्रा के लिए निकले थे और आखिरी दिन की बात कर रहा हूं, समापन हुआ था उस दिन। और अब तेजस्वी यादव आज से नई यात्रा पर निकल चुके हैं, विजुअल आप देख रहे हैं, जिसका नाम है बिहार अधिकार यात्रा। इसमें भी जन सैलाब उमड़ रहा है। जरा ये देखिए, जरा फुल स्क्रीन लेके आइए। राहुल तेजस्वी यादव जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं उनका स्वागत हो रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए, उनकी बाइट सुनते हैं। धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम। धीरे 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 आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद है। सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए, सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए। तो सरकार को बदलिए, नया सरकार बनाइए, कह रहे हैं यहां तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इस बार युवाओं की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, यानी उनके चुनावी मुद्दे मुख्यतः युवाओं पर केंद्रित रहेंगे और सरकार बनने पर युवाओं के लिए ज्यादा काम होगा और इस बार उम्मीदवार बनाने में भी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी सारी बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं और इस अप्रोच का फायदा महागठबंधन को मिल सकता है, जिसकी काट बीजेपी या नीतीश कुमार के पास नहीं होगी। तो किस तरह सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है विपक्ष, क्या इससे चुनावी परिणाम बदल जाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। वोट चोरी का खेल जो है कैसे फिर उजागर हो रहा है और उधर बिहार से बदलाव की आहट जो आ रही है वो क्या दिल्ली की कुर्सी को हिला देगी? इन सब पे चर्चा करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शुरुआत हमने की महोबा में 803 नंबर बिल्डिंग या मकान नंबर कहें, बिल्डिंग थोड़ा और ऊंचा बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जब बिल्डिंग शब्द बोलता हूं। मकान कहता हूं हिंदी में, और उर्दू, फारसी, अरबी जुबान अब हिंदी में हम स्वीकार करते हैं ऐसे शब्दों को, और बार बार ऐसे शब्दों को बाहर निकालने की कोशिश भी होती है अपने देश में। शकील जी, आपके पास आना चाहूंगा। शब्द ये सब की बात इसलिए आ गई क्योंकि कल 14 सितंबर और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, इसलिए मैं कह दिया। लेकिन मकान नंबर 803 में 4271 वोटर कम नहीं होते हैं और पंचायत का चुनाव है।
इसके बाद राहुल गांधी इस बात को, इस खेल को जब से उन्होंने उजागर किया है, उसके बाद से यह चर्चा ज्यादा आम हो गई है कि किस मकान में, किस बिल्डिंग में, किस एड्रेस पर कितने लोग, और एड्रेस में हाउस नंबर है कि नहीं है। और इसके साथ साथ अब इतना भी हो गया है कि अब हाउस नंबर ही नहीं रहेगा, यह भी कह दिया गया है जिस मकान का नंबर नहीं होगा हाउस नंबर चुनाव आयोग लिखेगा ही नहीं। यहां तक चुनाव आयोग आ गया है। और इन सब के बीच क्या सचमुच ये खबर है कि कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या सचमुच कोई हाइड्रोजन बम, एटम बम या कोई और अणु, परमाणु और क्या क्या बम होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, आप ही बताइए, कुछ फोड़ने वाले हैं? आपने सवाल पूछा, सबसे पहले वही राहुल गांधी की बात। देखिए, तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। अभी तक क्या था कि पिछले 2-3 महीने से कांग्रेस की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें इंदिरा भवन में हो रही थी। जो कांग्रेस का पुराना मुख्यालय है, पुराना ही हो गया वो, 24 अकबर रोड वाला, वहाँ का जो प्रेस रूम था उसमें कुछ मरम्मत का काम था, बहुत ज़रूरी, बहुत महीनों से, साल से पेंडिंग पड़ा था, वो शुरू हो गया था। लेकिन कल से वो काम इतनी तेज़ गति से चल रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, ओवर टाइम हो रहा है। उन्होंने बताया कि रात भर काम होगा और हम सुबह तक कांग्रेस को ये दे देंगे, काम करने वालों का कहना है। कांग्रेस ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। कांग्रेस अभी बिल्कुल खामोश है, जिसे कहते हैं कि उसने टाइट मुंह बंद कर रखा है अपना। लेकिन तैयारियां जो है वो काफी बड़ा संकेत है कि कल हो सकती है। लेकिन अनाउंसमेंट जो है वो आपको कल सुबह ही मालूम पड़ेगा, तभी ये फाइनल होगा कि राहुल कल कर रहे हैं या कल के बाद करेंगे। दूसरी बात, महोबा का जो आपने जिक्र किया, ये महोबा बुंदेलखंड में आता है। वहाँ पे लोग आके किराए से नहीं रहते हैं, बल्कि अपना अपना घर खाली छोड़ के पूरे देश में रोजगार में जाते हैं। सूखाग्रस्त मूलतः इलाका होता है ये, जो आला उदल, जिसके बारे में हमारे सारे दर्शक सुनते रहते होंगे, वीर आला उदल, उनकी धरती है महोबा। राहुल गांधी ने जब महादेवपुरा में आरोप लगाए थे, वो सेंट्रल बेंगलोर की सीट थी, तो ये कहा गया था कि बहुत सारे लोग बेंगलोर में कामकाज की तलाश में आते हैं। एक अभी रहा, फिर दूसरा रहा, फिर तीसरा रहा, तो एक मकान में हो सकता है। लेकिन महोबा में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो मकान के मकान, गांव के गांव खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई काम ही नहीं है जी। तो इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर महोबा में ऐसा होता है तो इसका मतलब पूरे देश में क्या हो रहा होगा। इसके बाद जो हमारा दोस्त मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो किस तरह के सवाल पूछता है। एक यंग लड़का है जो बता रहा है, जिसका अपना घर है, कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ, इतने वोटर हो गए, मकान पे कब्जा भी हो सकता है। और रिपोर्टर क्या पूछ रहा है, क्या चाहते हो अब? लड़के ने बहुत इज्जत रख ली। अगर बुंदेलखंडी मिजाज के अनुरूप कहता, यही लड़का जो बुंदेलखंड का तरीका है ठेठ बोलना, वो कहता कि अपना कैमरा बंद कर लो और हट जाओ सामने से। क्या चाहते हो? अरे भैया, इसकी जांच हो, और क्या चाहेगा कोई इसकी? बिल्कुल। क्या है? तो ये हमारे जो दोस्त लोग हैं, उनको अब क्या कहें, उनको क्या चाहते हो अब? सुन के हम हैरान हो गए। तो लड़के ने बहुत इज्जत रख ली। नहीं तो जो बुंदेलखंड का इलाका है वो अपनी जो है साफ स्पष्टवादिता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, किसी का लिहाज नहीं करते साफ बोलने में। तीसरी बात आपने जो बताया पूर्णिया का, देखिए पूर्णिया में जो नीतीश कुमार ने कहा, वो इस अधिकार से इसलिए कहा उन्होंने कि ये सारी महिलाएं वहाँ पे विभिन्न सरकारी योजनाओं में काम करने वाली लाई गई थी। ये पूर्णिया के लोगों ने बताया। उन्हें सबको अगली, ये देखिए आप, अगली रो में बिठाया गया था सबको। अगली पूरी 4-5 रो इन्हीं की हैं। एक जैसी साड़ियाँ और एक जैसे कपड़े इनको बांटे गए थे, वो पहना के। तो इसलिए नीतीश कुमार का ये अधिकार भाव था, कपड़े दिए हैं मैंने, साड़ियाँ दी हैं मैंने, गाड़ियाँ दे के लाया गया है, खाने पीने की व्यवस्था है, और आप लोग सरकारी योजनाओं में सारे काम कर रही हो, उसमें आपको हम जो है पैसा देते हैं, इसलिए खड़ी हो जाओ।
तो कल का जहां तक सवाल है, ये बातें हो गई सारी की सारी, इंपॉर्टेंट सवाल कल का ही है कि कल का जो है अगर राहुल गांधी ने ये किया तो एक बहुत बड़ा काउंटर होगा, क्योंकि मोदी जी का 75वां जो वर्षगांठ है वो देश भर में, हर प्रदेश में, हर जिले में कहा गया है कि बहुत धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। कहीं 7,500 लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है, कहीं 750 लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है, और बड़ी तादाद में पैसा खर्च किया जा रहा है जी। उसके बाद गया में उनका अपना भी प्रोग्राम है, माता जी का पिंडदान भी उनको करना है, आम सभा भी उनको लेना है। तो अभी यही इसी बात को लेके अभी कोई क्लियरिटी नहीं कि क्या ऐसे में राहुल गांधी अपना जो हाइड्रोजन बम जिसे कहें वो कल या नहीं, लेकिन कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए क्योंकि वो राहुल गांधी हैं। कल जो एक मोदी के लिए, बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, वो अपना काम भी कर सकते हैं। तो कल देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है, लेकिन सुबह जो है वो क्लियर हो जाएगा, कांग्रेस अनाउंसमेंट कर देगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आता हूं आपके पास। क्या कुछ होगा कल? क्या राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और अगर फोड़ेंगे तो किस बारे में फोड़ेंगे? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर फोड़ेंगे, या किसी और राज्य या किसी और सीट को लेकर करेंगे? और सुनने में ये आ रहा है, शकील जी आप थोड़ा और जानकारी आपके पास होगी, थोड़ा और बताएंगे बाद में। ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, एक के बाद एक। कल एक होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों बाद करेंगे, और उसमें सिलसिलेवार वो अलग अलग सीटों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके आने वाले हैं। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी, अगर जैसे शकील जी बता रहे हैं कि जो पुराना दफ्तर है, 24 अकबर रोड वाला जो दफ्तर है कांग्रेस पार्टी का, एक दफ्तर नया बना है आप जानते हैं, लेकिन दूसरा जो दफ्तर है वो, उस दफ्तर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, रिनोवेशन का काम चल रहा है। लेकिन यह कहा गया है कि कल सुबह तक हम रिनोवेट करके दे देंगे। अगर ऐसा है तो यही राहुल गांधी 24 अकबर रोड पर ये हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। देर शाम, देर रात तक शायद हम तक जानकारी आ जाए, आधिकारिक जानकारी चूंकि अभी नहीं है इसलिए हम उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले से आप लोगों से वादा कि लाइव टेलीकास्ट हम लेकर आएंगे, उस पर विश्लेषण भी होगा, और वो पूरी की पूरी खबर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी हो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल, क्या मार्गदर्शक मंडल पर जाएंगे, या मार्गदर्शक मंडल पर जाने वाली बात आप सोचे नहीं, उसके लिए तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। अलग अलग जगहों से विज्ञापन दिया जाएगा। कल अखबारों में रंगारंग विज्ञापन होंगे, ये आप तय मानिए, लेकिन कार्यक्रम भी रंगारंग होंगे, ये भी आप जानिए। लेकिन ये सब क्यों? क्या किसी चीज को ढकने के लिए? क्या चुनाव आयोग की ज्यादतियों को ढकने के लिए? क्या चुनाव आयोग की धांधलियों को, गड़बड़ियों को, गलतियों को ढकने के लिए यह सब हो रहा है, या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए हो रहा है? जरा सुनते हैं प्रशांत टंडन जी से। जी राजीव जी, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। वो एक लंबा प्रोग्राम था वक्फ बिल के जरिए हिंदू मुसलमान की आग लगाना, और वो अब संभव नहीं हो पाएगा। और इसलिए जो प्लान बी है वो घुसपैठी है या मोदी जी की मां। लेकिन कल जब मोदी साहब 75 वर्ष के होंगे तो निश्चित तौर पे ये मानिए राजीव जी कि ये डिबेट बीजेपी और आरएसएस के अंदर चलेगी, और उसको बाहर जैसा आप कह रहे हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाएगा वो होगा। लेकिन उससे भी अहम जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त देश में है और जो युवाओं को प्रभावित कर रहा है, युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है, वो वोट चोरी का मुद्दा है। जिस तरह अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में 4000, सही फिगर है ना राजीव जी? 4,271 वो हाउस नंबर 803 महोबा जी। अब ये पूरे देश में हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो युवाओं के रोजगार पे नहीं हो रहे हैं, वो पेपर लीक पे नहीं। चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट
किसी और पे आ रहा है, और तमाम सारे विश्लेषक मीडिया में बैठकर ये बता देते हैं कि साहब ये लाडली बहना चल गया स्कीम, ये स्कीम चल गया जिससे वोट आ गया। कल ही मैं आपको एक डेटा दे रहा था और वो डेटा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एकदम दिखाई देता है राजीव जी, क्योंकि हम दोनों लोग वहां पे दोनों राज्यों में गए थे। बिल्कुल। तो दिखाई देता है कि जो आया वो हार जीत देखिए होती है, पॉलिटिकल असेसमेंट भी कभी कभी गलत होता है, लेकिन ऐसा गलत नहीं होता है कि एकदम वो हो जाए। मैं एक आंकड़ा और दे देता हूँ, जो कल रिसर्च एक आई है द वायर में, उसमें एक आंकड़ा और देता हूँ आपको। जहां महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ राजीव जी, महाराष्ट्र में जहां 4% से ऊपर मतदाता जोड़े गए, जो 41 लाख मतदाता 5 महीने में जोड़े गए, उसकी बात कर रहा हूं विधानसभा में, उसमें 175 सीटों में 151 सीटें यानी 86% सीटें महायुति के पास आ गई, यानी बीजेपी अलायंस के पास आ गई। यानी जोड़े गए वोट और बीजेपी की जीत में एक साफ आपको रिश्ता समझ में आता है। एक और आंकड़ा देता हूं, 27 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें 8% से ऊपर मतदाता जोड़े गए। उन 27 सीटों का नतीजा सुन लीजिए। 27 में से 23 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की है। महाविकास अघाड़ी को 2 सीटें मिली हैं। सीट बाय सीट आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। तो हो सकता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का जो रिसर्च है वो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव पे कुछ अलग ढंग से रोशनी डाले, बहुत स्पेसिफिक करे। लेकिन इस वक्त भारत के लोकतंत्र में संविधान के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो है कि चुनाव रिग हो गए, चुनाव हाईजैक हो गए। और ये आजकल से नहीं हो रहा है। आप याद कीजिए कि 2019 से सब्यसाची दास अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक रिसर्च के माध्यम से कहा था कि 2019 का चुनाव भी हाईजैक हुआ था, वोट चोरी हुआ था, वोट काटे गए थे और इलेक्टोरल रोल की कारीगरी से ही हुआ था। ये जब से उसी वक्त आप याद कीजिए कि मीडिया में खबरें आने लगी, पन्ना प्रमुख, मैं भी समाज में रहता हूँ, पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझको भी मालूम है समाज में देश में क्या हो रहा है, आरएसएस के लोग कितना काम करते हैं, देखता हूँ। मुझे ये पन्ना प्रमुख नहीं दिखते हैं जितना मीडिया के अखबारों में दिखते हैं। तो ये पन्ना प्रमुख का मुद्दा लाया ही इसीलिए गया कि साहब वो आरएसएस जो है वो इलेक्टोरल रोल का एक पन्ना लेकर घर घर जाती है। किसके घर गई आरएसएस के लोग? मेरे घर तो नहीं आए, ना मेरे कहीं जाने वाले घर आए। चलिए मुझे मेरे बारे में हो सकता है कि मालूम हो कि नहीं इनके घर में क्यों जाना, पत्रकार नहीं है, लेकिन मेरे अड़ोस पड़ोस में तो नहीं आए, कहीं नहीं आते। तो ये एक फर्जी एक नैरेटिव गढ़ा गया पन्ना प्रमुख का जी। असल में मामला ये था कि ये वोटर लिस्ट में कारीगरी हो रही थी चुनाव आयोग के साथ मिलकर। इसलिए चुनाव दर चुनाव जहां स्ट्रेटेजिकली बीजेपी चाहती थी वहां जीतती गई, वहां पे चुनाव आयोग उनको जिताता गया। कुछ कुछ जहां पे बड़े सवाल खड़े होते वहां पे वो नहीं जीते। तो बड़ा कंट्रोल्ड तरीके से चीजें हो रही हैं कि सवाल भी ना खड़े हों। महाराष्ट्र में लेकिन कुछ ऐसा हुआ, हरियाणा में कुछ ऐसा हुआ कि वो पब्लिक ओपिनियन के विरुद्ध चला गया, कि पब्लिक ओपिनियन कुछ और कह रही, रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि देखिए राहुल गांधी अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा था, शायद कांग्रेस के किसी प्रोग्राम में कहा था कि ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है जी। और ब्रांड मोदी तभी खत्म हो गया कि जब 400 पार नहीं हो पाया, 300 पार नहीं हो पाया। और
दो समर्थकों के साथ आपकी सरकार चल रही है, तो ब्रांड मोदी तो वहीं से खत्म हो गया था। खुद आरएसएस मानती है कि ब्रांड मोदी खत्म हो गया था। मुझको नहीं लगता कि राहुल गांधी मोदी के बर्थडे से इतने बड़े चीज को जोड़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और वो उनके रिसर्च पर, उनकी तैयारी पर निर्भर करता है कि उसका टाइमिंग क्या रखें। कांग्रेस एक के बात पास तो है अपना प्रशांत जी एक बात तो है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जीवित कर दिया है। राहुल गांधी ने एक महादेवपुरा सीट के फर्जीवाड़े को सामने लाकर और उस पर चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी प्रतिक्रिया जिस ढंग से आई है, वो उन सबको अगर देखिए तो कहीं ना कहीं देश की जनता ये समझने लगी है कि वोटों की चोरी होती है और राहुल गांधी जो लेके आ रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। और इसीलिए महोबा उदाहरण है इसका जो पीड़ित बता रहा है। और ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजास्टर थी जी, बिल्कुल बगैर तैयारी के साथ थी। वो प्रेस को हैंडल नहीं कर पाए, सवालों को हैंडल नहीं कर पाए। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ मुकेश जी थे, मुकेश कुमार सिंह, उनके ही सवाल थे, कई पत्रकारों के सवाल थे और किसी का जवाब नहीं दे पाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, जवाबों की नहीं हो पाई जी। तो वो नुकसान हुआ, उनको परसेप्शन का नुकसान हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की अपनी जो कांग्रेस की तैयारी होगी, उनकी जो बैकअप टीम है उसने रिसर्च किया है, उसके स्लाइड्स बनेंगी, मटेरियल होगा, वो कांग्रेस का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तय करेगा कब करना कब नहीं करना टाइमिंग। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की बर्थडे उसमें कोई एक वो होगा डिसाइडिंग पॉइंट कि इसलिए करना है कि हेडलाइन मैनेजमेंट करना है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसकी आवश्यकता भी है। मोदी जी का बर्थडे जो है वो गांधी जयंती नहीं है, और वो बर्थडे जब आ रहा है तो नए सवाल पैदा कर रहा है कि आपने मुरली मनोहर जोशी को, आडवाणी को, कलराज मिश्रा को, तमाम लोगों को आपने रिटायर कर दिया। जो पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स थे उनको रिटायर कर दिया, और जो अभी सत्ता जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि वो 75 के बाद रहेंगे कि ना रहेंगे। तो आपने इतना बड़ा विमर्श पैदा किया बीजेपी के अंदर। मोहन भागवत भी अपने आप को उस पर भी रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी वो 75 साल के हो चुके हैं। मोदी जी ने आर्टिकल लिख दिया उसी पे। वो पूरा अभी बीजेपी आरएसएस इसी में उलझी रहेगी, और ये डिबेट तमाम बीजेपी के अंदर ये डिबेट चलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार का चुनाव मोदी जी के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर वो चुनाव उनका कामयाब नहीं हुआ तो ये जो 75 साल कल पूरे हो रहे हैं उसका असर बिहार के रिजल्ट के बाद दिखाई देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर बिहार के बाद दिखाई देगा। बिहार का चुनाव बहुत फंसा हुआ चुनाव है नरेंद्र मोदी के लिए खासकर। भले सर्वे और बाकी अब आने वाले समय में सब खूब दिखाएंगे, खूब होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, बिहार चुनाव तक पहुंचे हम, लेकिन उससे पहले कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, कोई 2 अक्टूबर नहीं, गांधी जयंती नहीं है। ये बात सही कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, लेकिन इतना है कि इस बार नरेंद्र मोदी के लिए एक उहापोह वाली स्थिति तो होगी। 75 साल के हो गए, उस वक्त सोचा नहीं होगा कि तीसरा टर्म आ जाएगा और मेरे ऊपर ही वो मेरे नियम लागू हो सकते हैं। और ऐसे में जो वोट चोरी एक्सपोज हो रही है, चाहे वो आप देखिए कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ धमकाया चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को साफ धमकाया है कि आप अगर गलती किए तो हम रद्द कर देंगे। जो अभी तक चुनाव आयोग अपनी आंखें तरेर रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाकर, उसने कहा कि ये जो आधार कार्ड है ये सर्वमान्य है और आप कह रहे हैं फर्जी होता है तो आप चेक कर लीजिए अगर किसी का आधार कार्ड फर्जी है तो, लेकिन इसको स्वीकार करना होगा और ये पूरे देश में लागू होगा। और ऐसे में महोबा जैसी घटना, 4271 वोट एक मकान में, 4271 वोट अमलेंदु जी,
राहुल गांधी ने जो छेड़ा है, जो एक कहते हैं ना कि एक तान पकड़ के खींच दिया आपने और वो दूर तक उसकी आवाज जाती है, वो जो छेड़ा है, वो जो आवाज दूर दूर तक गांव-गांव तक पहुंच गई है, और उसमें अगर लोग स्वतः स्फूर्त ऐसी जांच कर करके निकालने लगे तो फिर क्या होगा? ये भी ये कांग्रेस के लोग जाके नहीं निकाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। अमलेंदु जी। राजीव जी, राहुल गांधी के इस नारे का यही एक असर हुआ है कि अब लोग खुद जो है ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां एक एक मकान में 4-4 हजार लोग जो हैं वो वोटर बना दिए हैं चुनाव आयोग ने, और किस तरीके से वोट चोरी की गई है। अब तो राजीव जी इसका मतलब ये है कि यूपी में वोट चोरी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारी लोकसभा चुनाव में। अब तो यही आएगा ना कि इतने इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी की गई, उसके बाद भी नहीं आप जो है वो यहाँ यूपी में जीत पाए। तो इसका मतलब राजीव जी ये है कि पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की गई। और अब जहां तक कल नरेंद्र मोदी के राजीव जी जन्मदिन का सवाल है, तो एक तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संकटग्रस्त जन्मदिन नरेंद्र मोदी का ही है समकालीन भारतीय राजनेताओं में, कि जिस पर इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। मतलब जन्मदिन ना हो गया, चूचू का मुरब्बा हो गया कि मोदी जी रहेंगे कि जाएंगे, कल कहीं मोदी जी इस्तीफा ना देते हैं, इस तरह की बातें ही सब चल रही हैं। मालूम पड़े कि कल रात को आए 8 बजे कहेंगे मित्रों अब मेरा तो समय पूरा हो गया, मैं तो बहुत नियमों का पालन करने वाला हूँ, मैंने अडवाणी जी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए जो नियम तय किए थे मैं खुद उनका पालन करूंगा। तो हो सकता है मोदी जी कल ये कहते हुए इस्तीफा भी दे दें। अब चर्चाएं इस तरीके भी चल रही हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि मोदी जी आखिरी दम तक कुर्सी पकड़े रहेंगे, इस्तीफा किसी हाल में नहीं देंगे, और इस्तीफा देने की नौबत आई तो देश के अंदर कोई एक नेपाल करा देंगे या ब्राजील करा देंगे, तो ये स्थिति बन सकती है। लेकिन कल राजीव जी मुझे भी ये लगता है, मैं प्रशांत जी की बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि कल नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी कोई उनके ऊपर कोई हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे। हाँ, कल जो कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर कर सकती है कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, तो इस 75 साल के नरेंद्र मोदी को इस देश के लोकतंत्र ने क्या दिया है। एक पूर्व कांग्रेसी जो है नरेंद्र मोदी, वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो पहले कांग्रेस में थे और आरएसएस में बाद में गए, और वहां भी जो है झूठ बोले कि वो विवाहित नहीं है। तो ये सारी बातें चलती हैं, इसका किसी ने अभी तक राजीव जी इन आरोपों का खंडन भी नहीं किया है कि नरेंद्र मोदी कभी कांग्रेस में नहीं रहे, किसी ने नहीं कहा है। तो ये है, तो कल कांग्रेस ये कर सकती है कि नरेंद्र मोदी ने इन 11 वर्षों में देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, जनता को कितना नुकसान पहुंचाया है, किस तरीके से अपने मित्रों का लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है, ये सारा एक श्वेत पत्र लेकर ला सकती है कांग्रेस कि नरेंद्र मोदी ने इन 11 वर्षों में देश का क्या क्या नुकसान किया है और अपने मित्रों का क्या क्या फायदा किया है, और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी अगर रहते हैं तो देश का क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। शायद इसके ऊपर कोई श्वेत पत्र टाइप की चीज कांग्रेस लेकर आ सकती है, ये मुझको भी लगता है इस तरीके से। लेकिन जो राहुल गांधी ने राजीव जी नारा दे दिया वोट छोड़ गद्दी छोड़, अब ये नरेंद्र मोदी के गले में एकदम फंस गया है। और अब आप कहीं भी चले जाइए सड़क पर, अब हर आदमी ये आपको कहता हुआ मिल जाएगा कि हाँ नरेंद्र मोदी वोट चोर है। मतलब बच्चा जो है इस बात को कहता है, ये उसके पास पहुंच गया। अब जो महोबा का मामला आया राजीव जी, जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति ने खुद जो था वो जांच पड़ताल कर ली, देखा कि अरे यहाँ तो 4000 वोट जो है वो एक ही मकान पे बने हुए। तो ऐसे राजीव जी महोबा जैसे कितने ही लोग होंगे जो अपने आप खंगाल रहे होंगे। हम लोगों को भी अपना अपना देख लेना चाहिए कि हम लोगों के मकान के जो है उस पर कितने लोग जो है बने हुए हैं मतदाता, मालूम पड़ जाए। तो अब ये काम अब यानी अब राजीव जी कि राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि देश भर के अंदर लाखों स्वयंसेवक तैयार कर दिए जो ये देखें कि मोदी जी कहाँ कहाँ वोट चोरी कर रहे हैं। तो अब राजीव जी जो 7 और 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जो एसआईआर पर सुनवाई होनी है, मुझे लगता है कि तमाम लोग स्वयंसेवक जो बन गए होंगे, जो वोट चोरी पकड़ रहे होंगे, और 1 तारीख को जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा एसआईआर का, उसके बाद लोग जो है वो इन राजनीतिक दलों से जो याचिकाकर्ता हैं इनसे संपर्क करेंगे और खुद बताएंगे कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर में कहाँ कहाँ चोरी की है, और फिर वो मामले रखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आने वाले दिन राजीव जी काफी दिलचस्प हो सकते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, आने वाले दिन बहुत दिलचस्प हो सकते हैं। इस बीच 2 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार राय साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और जुड़ चुके हैं हमारे साथ अनिल सिन्हा जी। दोनों अनिल जी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधे जरा आना चाहता हूं अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी,
कैसे देखते हैं आप? क्या ये माना जाए कि अब वोट चोरी जो है एक मुद्दा बन चुका है, आने वाले तमाम चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा, और उस बड़े मुद्दे से दो चार होना पड़ेगा, बहुत जूझना पड़ेगा सत्ता पक्ष को, ऐसा लगता है? या ये आई गई बातें, आया गया कोई मुद्दा ऐसा इस ढंग से देखा जाए? अनिल जी अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है अनिल जी की। कोई बात नहीं, जरा अनिल कुमार रे साहब जी के पास आते हैं। तब तक अनिल सिंह आ गई, आवाज आ गई? नहीं आ रही आवाज। कोई बात नहीं, अनिल कुमार रे साहब आपके पास, और इसमें ये जरा जरूर समझना चाहूंगा, वही सवाल आपके पास भी, कि क्या ये एक मुद्दा बन चुका है? क्या आने वाले समय में इस मुद्दे से परेशानियों में फंस सकती है सत्तारूढ़ जो सरकार है वो? निश्चित रूप से राजीव जी, यह मुद्दा बन चुका है। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट का और संसद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लोग मोटे तौर पर अब यह समझ चुके हैं, और जो आम लोग हैं, सबसे रूट में जो लोग रहते हैं, वे तक समझ चुके हैं कि बात गड़बड़ है। और जिस तरह कल कुछ होने वाला है, जिसकी संभावना व्यक्त की जाती है, और जिसके बारे में हाइड्रोजन बम कहा गया था, वो तो और धमाका होगा। निश्चित रूप से यह बात है सो आम लोगों के ज़हन में बस चुकी है कि इस चुनावी प्रक्रिया में कहीं कुछ गड़बड़ है, और वह गड़बड़ी कुछ इतनी ज्यादा है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एक बात यह। दूसरी बात, आपने कहा कि इससे सत्तारूढ़ दल को फर्क पड़ेगा क्या? तो निश्चित रूप से वह फर्क पड़ गया है। वह दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह आपने देखा कि बिहार के दौरे में, मणिपुर के दौरे में जो स्थिति हुई है प्रधानमंत्री के साथ, उससे आपको ये स्पष्ट दिखाई पड़ गया होगा कि अब वह जो तेज था, अब वह जो प्रकाश था, वह जो आभा मंडल था, वह आभा मंडल अब समाप्त हो गया है। और अब एक उदासी और एक भय, दोनों बातें, एक उदासी भी वह चेहरे से आपको झलक जाएगी, और एक भय के सत्तारूढ़ दल के भीतर बैठ गया है कि हम हानि में होने जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक अगला प्रश्न भी है कि भाजपा के लिए चैलेंजिंग बिहार है, यह बिहार चैलेंजिंग है, और खास करके यह चुनाव इसलिए दो कारणों से चैलेंज है कि हिंदी बेल्ट में केवल बिहार है जहां पर वह फतह नहीं पा सकी है। सरकार में रही है वह जोड़ तोड़ करके, लेकिन डायरेक्ट वह सत्ता में नहीं आ सकी है, इसलिए यह चैलेंज है। दूसरा यह चैलेंज इसलिए भी है कि यहीं के साथ अगर यह चुनाव भाजपा जीत जाती है तो कुछ और दिनों तक बने रहने की उसकी संभावना बनी रह सकती है। लेकिन अगर यह चुनाव हार जाती है तो बच्चों को जिस तरह स्कूल में वह जो फिसलने वाला होता है, ऊपर से नीचे फिसल पट्टी जिसको बोलते हैं, फिसल पट्टी, बचपन जी तो उस तरह फिसल करके इसको गर्त में चले जाना है। इसीलिए भाजपा भी अपना जो जी जान कहते हैं, सारे जो तिकड़म कहते हैं, सारे जो उपाय कहते हैं, वह लगाने की कोशिश भाजपा करेगी। ऐसी स्थिति में जो इंडिया गठबंधन है, उनको किस तरह वे मैनेज कर पाते हैं, करने की कोशिश कर भी रहे हैं। बस प्रक्रियाएं चल रही हैं। चूंकि मैं बिहार में रहता हूँ, सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए देख भी रहा हूँ कि किस तरह बूथ लेवल तक जा करके वे लोग मैनेज कर रहे हैं, और अवधारणा के स्तर पर भी किस तरह बातें फैलाई जा रही हैं। तो दोनों ही स्तरों पर यह काम हो रहा है। अब देखिए आगे कैसा होता है। तेज प्रताप जी लगातार, एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि एक बात कुछ करके यदि आप बैठ जाते हैं तो वह एक कार्यक्रम हो जाता है।
जी। लेकिन अगर वह कंटिन्यू करता है किसी भी रूप में आगे बढ़ता रहता है तो वह अभियान हो जाता है। तो तेज प्रताप जी तेजस्वी यादव जी तेजस्वी जी की जो ये यात्रा उन्होंने फिर से शुरू की है, आगे उसको बढ़ाया है, उसको बिहार वाली यात्रा से, राहुल गांधी वाली यात्रा से, तो वह उसको कंटिन्यूटी उसको देखने की जरूरत है कि किस तरह वो अब अभियान के रूप में इंडिया गठबंधन इसको आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल। अनिल जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? अनिल जी? हाँ, आ रही आवाज जी, आपकी आवाज भी बिल्कुल आ रही है, अच्छे से आ रही है। अनिल जी, सवाल यही है कि देखिए, महोबा का मामला सामने आया आज। 803 मकान नंबर 803, 4271 वोटर एक मकान में, 4271 वोटर एक मकान में। और महोबा कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, और वहाँ के लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर पलायन करते हैं, सब बातें शुरुआत में शकील जी बता रहे थे। बुंदेलखंड का एरिया है, हम जानते हैं बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा पानी की तबाही, यानी पानी, वहाँ पानी की कमी के कारण जाना जाता है, काम रोजगार की कमी के कारण भी जाना जाता है, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होना है, और उससे पहले ये एक गड़बड़ घोटाला सामने आया। ऐसी चीजें अब इसलिए आ रही है क्योंकि राहुल गांधी ने एक रास्ता खोला है और लोगों को यह लगने लगा कि हाँ, अरे ये मैं भी अपने मकान में देख लूं कितने लोग हैं, वोटर लिस्ट जरा खंगाल लूं। शायद खंगालेंगे, जैसे अमलेंदु जी कह रहे थे, खंगालेंगे तो हमारे आपके बिल्डिंग में भी हो सकता है। जब यही चल रहा है तो चल रहा है, हो सकता है कि आपके बिल्डिंग में भी हो 2 4 10 वोटर, कहां, क्या पता। आप तो रह रहे हैं पुणे में। नहीं, देखिए, यहाँ पुणे में तो वो आया है, वो जो ये एक क्षेत्र है, ये उसका नाम भूल गया विधानसभा का, वो तो उन्होंने पहले थी 6000 वोट जी, 7,000 वोटर एक ही बिल्डिंग में। हाँ, नहीं, एक ही नहीं, वो अलग था, वो था कि एक कंस्टिट्यूएंसी में फर्जी जो है वोटर्स का, और वो जो फर्जी वोटर्स हैं उस पर उन्होंने बाकायदा उनको साबित कर दिया कि ये फर्जी हैं। उस पर उन्होंने आवेदन दिया हुआ था, FIR कराया, सब कराया, लेकिन चुनाव आयोग उस पर बैठा हुआ है। और वो मेरे ख्याल में 2018 के इलेक्शन से, मतलब नहीं, मतलब इसके पहले वाला जो विधानसभा इलेक्शन था उसके समय से यही किया था, वो क्या कहते हैं, कांग्रेस के MLA ने, और वो मतलब एकदम मुकम्मल सब कुछ करके, लेकिन उसका कुछ किया नहीं। देखिए क्या है कि हम लोग असल में जो डिबेट, 2 चीजें हैं, ये जो चुनाव आयोग का मुद्दा है और वो चैलेंज है, वो राहुल गांधी को मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई विपक्ष के लिए रास्ता खोला है। मेरा मानना ये है कि उन्होंने जो डेमोक्रेसी की जड़ में जो है, जो चूहा लगा दिया है चुनाव आयोग के नाम का, जो उसकी जड़ें कुतर रहा है, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करा दिया है कि ये जो है, ये जो भारतीय लोकतंत्र का जो इतना विशाल बट वृक्ष जो है, जो लंबे इतिहास, मतलब कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के पहले से लोगों ने लड़के जो है, जो हासिल किया, जो वयस्क मताधिकार का सबको समान अधिकार, उसको कुतरने का काम जो है, उस वृक्ष की जड़ें जो है खोद रहा है चुनाव आयोग। ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया। इतिहास कभी कुछ लिखेगा तो इसको, ये चुनाव, विपक्ष और इसके नजरिए से मत देखिए। वो सवाल आएगा कि जो संविधान लेकर जा रहे थे वो भारत जोड़ो यात्रा में, तो लोगों को लग रहा था एक स्टंट है, लेकिन ये स्टंट नहीं है, एक कमिटमेंट है जिसको उन्होंने पूरा किया। और हम लोगों को इसमें ये चीज बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो है ऐतिहासिक भूमिका, उसको उसी तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए ये व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी के और ये जो गोदी मीडिया के आतंक से हमारे जैसे पत्रकारों को। ये मैं पहले आपको डिस्क्लेमर रख करके उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि वो असल में जो मास्टर माइंड जो है, बूथ प्रमुख, बूथ पन्ना प्रमुख और ये वाला जो मॉडल बनाया, उसका अलाइनमेंट हो गया चुनाव आयोग से। ये चुनाव आयोग कोलैप्स कर गया या चुनाव आयोग का क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन फेल हुआ, ऐसा नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी डेमोक्रेसी के खिलाफ जो ये पन्ना प्रमुख और इसके नाम पर बीजेपी और आरएसएस ने बनाया, लोगों को, मत को
हटाना, प्रभावित करना, मतलब मैनिपुलेट करके और उसको पूरा, जिसको आप कहते हैं, पूरा खत्म करने का इंतजाम किया। अच्छा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वोट का रिजल्ट हो रहा है, मतलब लग रहा है, दिख रहा है कुछ, रिजल्ट कुछ आ रहा है, लोग ईवीएम पे आ गए। और ईवीएम से भी ज़्यादा आगे का मामला था। ईवीएम तो बाद का मैनिपुलेशन है, अब ईवीएम बदलना या 17C फॉर्म, ये सब का जो मैनिपुलेशन है वो तो बाद का है। यहाँ तो है कि वोटर ही नहीं रहने देंगे। और उससे भी आगे आ गया ये SIR, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तय करेंगे कि आप वोटर हैं या नहीं। ये उल्टा मामला था कि हम वोटर हैं, ये आप आएंगे बनाने के लिए। ये जो बेसिक मुद्दा है योगेंद्र, मैं आपको बताऊं कि 2-3 लोगों का नाम जरूर लेना चाहिए राजनीति से बाहर का, अजीत अंजुम का और योगेंद्र यादव का। इन दोनों ने जो इसके जो धंधे थे, इसको, इस घोरक धंधे को पूरा एक्सपोज किया और आर्टिकुलेट किया। और राहुल गांधी ने, समझिए कि उसको पहले से ही उसका, मतलब उसके लिए जो जमीन थी तैयार की। अब अभी ये आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से कुछ करने वाला? सुप्रीम कोर्ट को महीनों, मतलब 2 महीने से तो ज्यादा लग गए आधार कार्ड को बताने में कि आधार कार्ड जो है आपको। और ये है वो जो ऐसा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से मैं जरा भी प्रभावित नहीं होता। मैं आपको कहूं, मतलब पूरा ड्यू रेस्पेक्ट जजेज और सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन को के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये सब स्पीच देते हैं, ये दे पॉलिटिकल लीडर्स की तरह। अरे आपको 2 महीना 3 लग गया ये बताने में उनको। एक पहला दिन बोला, वो बोला नहीं करेंगे, नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप प्रचारित करो हर एक चीज में SIR, ये जो बताया गया है करने के लिए, उसको भी 1 महीना प्रचारित नहीं किया। उसके बाद अभी किया है, वो अभी उसके रिजल्ट तो आने बाकी हैं। 65 लाख जो लोग निकल गए, उनका क्या हुआ? उनका कुछ आपको लग रहा है? 65 लाख लोग, उनका वापस 65 में मान लिया 22 जो है लाख लोग कह रहे हैं कि वो मर गए अगर, तो बाकी जो है उनका क्या हुआ? कुछ नहीं। चुनाव आयोग किसी को सुनने के लिए नहीं तैयार है और उसको कोई परवाह नहीं है कि कोर्ट के इसका क्या कहते हैं, उसकी कमेंट्स का, उसके जो है उसका मतलब जो भी उसकी लानत मलामत करते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये आप समझ रहे हैं कि क्या है। और ये जो 17 वाली बात है, जो मैं तो जिस दिन से ये मुद्दा उठाया 75 साल के बाद क्या करेंगे, मैंने क्या, वो बार बार वो बोल रहे हैं कि 2047 की बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो बोल रहे हैं क्या कि हम अगला साल क्या करने वाले हैं, और 5 साल का ये कर रहे हैं। और वो पिछले बार भी बोल कर आए थे कि अगली बार मैं आ रहा हूँ। ये कोई प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का छोड़ दीजिए, नेहरू वगैरह भी छोड़ दीजिए, जिनके जीतने के बारे में कोई संदेह का कोई गुंजाइश नहीं थी, वो भी ऐसा क्लेम नहीं करे। हर बार कहा कि चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, अब जनता का जो इरादा होगा। वो बोला कि जनता वगैरह तो जो है वो तो है, बोले नहीं वो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, और आ गए। और कहा 300 से अब 400 पार ऐसे कह रहे थे क्या? और 17 तारीख को कुछ नहीं होने वाला है। 17 तारीख को कोई इस्तीफे वगैरह का, ये सब आपको देख रहे हैं जिस तरह से पूरा डिविसिव, आसाम से लेकर के बिहार तक घुसपैठिया। कितने, अगर इतने हजारों लोग अगर घुसपैठ कर गए हैं हिंदुस्तान में दूसरे मुल्क से आकर के, मैं नहीं मानता। मैं देखिए, मैं एकदम, मेरा मानना है कि कोई भी पूरे वर्ल्ड में इंसानियत का तकाजा है कि जहां भी लोगों को रोजगार मिले, जहां भी पेट उनका चले, वो दुनिया का बॉर्डर ये होना चाहिए। मैं एकदम लोहियावादी हूँ इस मामले में। कोई वो बॉर्डर नहीं होना चाहिए, कोई पासपोर्ट वीजा में मानता ही नहीं है। हिंदुस्तान में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में कौन सा, और अखंड भारत का नारा लगाते हो, तो उसके बाद और अफगानिस्तान और इस सब के लोग तो आए जाए, आज से आ रहे हैं क्या? हजारों साल से आते जाते रहे हैं। ये तो बॉर्डर बना दिया ब्रिटिश लोगों ने, इसको हम आप भी मान रहे हो और बोलते हो कि हम देशभक्त हैं। तो ये तो आना जाना जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं, वो मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतने लोग घुस गए, तो ये BSF क्या कर रही है? और ये शख्स इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं गृह मंत्री भाई? उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इतना इस तरह का खराब बॉर्डर मैनेजमेंट तो कोई नहीं किया था। ये खुद ही कह रहे हैं कि बढ़ रहा है,
11 साल के बाद ये पूर्णिया में जाके बोल रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, और उसके वो कारण डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, फलना हो रहा है, ये पूरा लगा हुआ है। और उसके बाद जो है गोदी मीडिया में बैठ करके मूर्धन्य पत्रकार जो है इसको डिस्कस करते हैं जी। तो ये जो है मैं चैलेंज मान रहा हूं, कोई रास्ता नहीं खुला है, सारे रास्ते बंद है डेमोक्रेसी के। राहुल गांधी उस पर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, उस पर धक्का मार रहे हैं कि दरवाजा खोलो, दरवाजे लेकिन बंद है। अभी चुनाव आयोग का जो रवैया है या जिस तरह का धीरे धीरे रे चलो टाइप का है सुप्रीम कोर्ट का रवैया, उससे मुझको नहीं लग रहा। अभी आगे जो है हाइड्रोजन बॉम्ब तो सही मतलब उन्होंने किया है, उससे ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई किसी भी धमाके का कोई असर किसी इंस्टीट्यूशन पर और मोदी जी पर नहीं हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं क्या कि उनका तेज चला गया है, मुझको लग रहा है क्या कि वो जितना तेज जा रहा है उतनी तेजी से वो भारतीय लोकतंत्र और जो धर्मनिरपेक्षता और सब पर हमले कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी एक एक बात से इत्तेफाक रखता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। जो आदमी तीसरा टर्म, और याद कीजिए कि क्या एनडीए की बैठक हुई थी, एनडीए का कोई नेता चुना गया था प्रधानमंत्री के लिए? नहीं चुना गया था, सीधे सीधे घोषणा हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, जाके शपथ ले ली। तो मोदी जी ऐसे कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये भी सही बात है। राहुल गांधी दरवाजे पे हैं, दरवाजा कौन खोलेगा आखिर, ये भी है। तो बहुत कुछ है, यहाँ मेहनत करने की जरूरत है राहुल गांधी और उनकी मेहनत को आगे बढ़ाने की जरूरत तमाम विपक्ष के नेताओं को है। कितने लोग हैं जो राहुल गांधी की मेहनत को आगे बढ़ा रहे हैं? थोड़ा बहुत उधर तेजस्वी यादव नजर आते हैं, उनके अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। और यात्रा जिसके बारे में अभी बता रहे थे हमारे रॉय साहब की, वहाँ जो यात्रा चल रही है, आज से शुरुआत हुई है, उसमें जो लोगों का, और एक लाइन बहुत अच्छी आपने कही थी कि ये एक अभियान ही शब्द आपने बोला था अनिल कुमार रॉय साहब, कि कोई कार्यक्रम और अभियान दोनों में फर्क है। ये एक कार्यक्रम जो खत्म हो गया 1 तारीख को, लेकिन उसको आगे बढ़ाकर इस अभियान को उन्होंने गति दे दी है। यानी अभी ये रास्ता अभी आगे और बढ़ने वाला है। और सबसे ज्यादा डर भी शायद वही है। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। सबसे ज्यादा डर, अभी तक इतना डर वो दिखता है, खबरों में पढ़िए, भाषणों में सुनिए, कहीं ना कहीं वो एक डर कि एसआईआर कराने के बाद भी अगर बिहार हार गए तब तो बड़ी फजीहत ही नहीं होगी, लाइन लग जाएगी, फहरिस्त लंबी चुनाव हारने की, जो अभी एन केन प्रकारेण हम जीत रहे थे। और ऐसे में ये हथौड़ा, ये चाबुक जो राहुल गांधी का है, वोट चोर गद्दी छोड़, वो कितना कारगर होता हुआ दिखाई देता है शकील जी। और अगर कोई जानकारी हो आपके पास कि सचमुच कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इस बीच जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, शुरुआती वक्तव्य आपका था उसके बाद से, तो वो भी बताइए। देखिए राजीव जी, एसआईआर मोदी जी के चुनाव जीतने की कोई गारंटी नहीं है। एसआईआर करवा के भी वो चुनाव हार सकते हैं। 65 लाख वोट काटे हैं, 10 करोड़ वोटर अभी और हैं, बहुत सारे इशू हैं, उन सबका असर पड़ेगा। और इस 65 लाख में अभी 30 सितंबर तक की बात है, कुछ शायद जुड़ भी जाए, हो सकता है कुछ और कट भी जाए, लेकिन ये एसआईआर कोई निर्णायक तत्व है, मोदी जी को चुनाव जितवा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मोदी जी के पास वहां पे कोई इशू नहीं है। मोदी जी के पास एक ही इशू है, वो है हिंदू मुसलमान करना, और उसकी शुरुआत जो है बिहार में हो चुकी है। बिहार में बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया, गोदी मीडिया और दूसरी सब जगह जहां वो प्रभावित कर सकते हैं, वहां पे यही प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि दूसरे जितने भी एंगल है, गरीबी का, बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, और एक शायद आपको मालूम होगा, अनिल जी दोनों बैठे हुए हैं, इन दोनों को मालूम होगा, बिहार से संबंध रखते हैं, कि वह सबसे बड़ा इशू जो आजकल चल रहा है, जिसके बारे में चर्चा बहुत कम है क्योंकि मीडिया करता नहीं है, वो है भ्रष्टाचार का। करप्शन इतना ज्यादा बिहार के अंदर बढ़ गया है,
खासतौर से राजस्व के मामलों में, जमीन के मामलों में, कि वहां हर आदमी शिकायत होके यहां तक शिकायतें कर रहा है कि साहब इस इशू को कोई नहीं उठा रहा है। करप्शन वहां कितना ज्यादा बढ़ गया है, हर चीज के पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे इशू जो हैं वो चुनाव में उठने वाले हैं, दबंगे नहीं। दूसरी बात, जो महोबा का जिक्र हुआ, उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ, पंचायत चुनाव है वहां, तो हम बता दें, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट तीन अलग अलग बनती हैं। 3 अलग वोटर लिस्ट हैं। पंचायत चुनाव की एक वोटर लिस्ट जो है वो अलग होती है, उसमें अगर आपका नाम है तो आप विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते अगर वहां नहीं हो। एक पंचायत की, एक विधानसभा की और एक लोकसभा की। अगर विधानसभा के उसमें आपका नाम है और लोकसभा में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। इसके बारे में उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों ने बहुत बार शिकायतें करी है, बहुत बार कहा कि केवल एक वोटर लिस्ट होना चाहिए, मगर चुनाव आयोग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इस मामले की। एक राज्य में 3 वोटर लिस्ट, ये मुद्दा भी एक तरह से दबा हुआ मुद्दा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। एक तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता दें कि कल मोदी जी बहुत बड़ा दिन अपना मनाने वाले हैं, बहुत खुश हैं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोग्राम होंगे। लेकिन संघ के जो लोग हैं, जो मोदी जी के साथ और वर्तमान संघ के नेतृत्व के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, वो क्या लिख रहे हैं। आज के अखबारों में जहां जहां जो छाप सकता था उसने छापा है, जहां जहां उन्होंने भेजा है छपा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अगर दिख रहा हो हमारे पाठकों को, हम इसका हेडिंग आपको पढ़ के सुना देते हैं। जी जी जी, हेडिंग पढ़ के सुनाइए प्लीज। संघ परिवार कुर्सी का बीमार। बहुत ही खतरनाक तरीके से लिखा है। और किसने लिखा है? ये संघ के पूर्व प्रचारकों ने लिखा है। ये किसी संघ विरोधी का लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा है उन्होंने कि आरएसएस प्रमुख का नागपुर से ये सार्वजनिक बयान 9 जुलाई 2025 को था। देश विदेश के सभी अखबारों ने छापा कि जब आप 75 साल के हो जाएं तो समझिए कि अब रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए जगह छोड़ना चाहिए। मगर सितंबर में कथनी के क्रियान्वयन का समय आया तो आप अपनी सिफत के अनुसार पुनः दर्शा रहे हैं कि आपके उपदेश सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं। ना आप हटे, ना मोदी जी से हटने के लिए कह रहे। आज संघ के अंदर भारी खलबली मची हुई है। संघ के लोग इस तरह से आमतौर पे खुल के अखबार के अंदर नहीं लिखते हैं। बहुत बड़ा लेख है ये, और इसको हम, बहुत बड़ा लेख है ये, पूरा छपा हुआ। तो इसमें संघ के सारे विरोधाभासों को और मोदी जी के सारे विरोधाभासों को शकील जी थोड़ा सा इससे यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। संघ के लोग इनके साथ रहें ना रहें, बीजेपी के लोग साथ रहें ना रहें, सिर्फ 2 ही लोग बीजेपी चलाते हैं, 2 लोग बाहर से जो 2 व्यापारी हैं वो सपोर्ट करते हैं, सिर्फ 4 लोग देश चला रहे हैं, ये सारी बातें होती रहें। जब चुनाव आयोग इनके साथ है तो किसी संघ की ज़रूरत क्या है? जब वोटों की चोरी हो रही है तो फिर किसी संघ की ज़रूरत क्यों है? जो प्रशांत जी कह रहे थे कि हमको तो कहीं बीएलओ दिखा ही नहीं, जब ऐसा है तो ये आलेख एक नहीं 50 संघ वाले लिख दें, क्या फर्क पड़ता है शकील जी? इन्हीं चीजों से फर्क पड़ता है, माहौल इन्हीं चीजों से बनता है। इससे जो है संघ के अंदर सवाल पैदा होते हैं, बीजेपी के अंदर चर्चा होती है, बात होती है। चुनाव आयोग जो है वो भी दबाव में तभी आता है जब उसको लगता है कि मोदी जी के साथ कोई ताकत है। जिस दिन मोदी जी शून्य हो जाएंगे, उनके साथ ताकत खत्म हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि कोई उनके साथ नहीं दिखेगा। ये एक के साथ एक इस तरह की शक्तियां जो है वो जुड़ती लगातार चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक के कहने से कुछ नहीं होता, दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता, फलाने के कहने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे सबके कहने से कुछ होता है। आपको हमने बताया, एक बार फिर बता देते हैं। राहुल ने जब यात्रा शुरू करी थी, आज जिसकी सब जगह चर्चा होती है, भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त राहुल ने अपनी पहली मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और एकमात्र पत्रकार हम उसमें थे, सबको मालूम है, वो बात बहुत जगह लिखी भी गई है, एक बात, और राहुल ने उसमें कहा था, राहुल को खुद नहीं मालूम था
कि मैं पैदल चलूंगा या गाड़ी से चलूंगा, मैं कितना चलूंगा कितना नहीं चलूंगा। कांग्रेस के लोग शक में थे। उस समय के सारे ट्वीट हमारे कोई भी देख सकता है, सारे होंगे, आजकल तो बड़ी जल्दी स्क्रॉल आ जाते हैं, देखने मिल जाते हैं। वो सब हम करते रहे, कांग्रेस के लोग से नाराज हो गए, लड़ने भी आ गए वहीं पे हमसे कि आप ये नहीं करें, हम करते रहे। खैर, तो खुद राहुल भी उस दिन तक दुविधा में थे कि क्या, किसी को नहीं मालूम होता है क्या होगा। जब मोदी जी बनने वाले थे तो मोदी जी को भी नहीं मालूम था कि एक दिन भारत पे वो ऐसा शासन करेंगे कि जैसा आपने बताया कि सिर्फ 2 लोग मिलकर पूरे भारत को चला लेंगे, सिर्फ 2 लोग मिलके। वो जो बाहर वाले हैं वो अलग है, और 2 में से भी अगर आप कहो तो एक ही है, वो अकेले ही है। तो ये सब जो है होता है, चलता है। लेकिन जब सवाल इस बात का आता है कि किस तरह से ये ताकतें खत्म होंगी, किस तरह से जनता खड़ी होगी, तो वो चीजें भी अपने आप दिखने लगती हैं। किसको मालूम था गलवान में ऐसा हो जाएगा और वो सवाल पैदा होगा कि हमारे 20 शहीद मर जाएंगे, और राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी बात करने वाले मोदी साहब कहेंगे कोई नहीं आया था यहाँ पे, ना कोई घुसा है ना कोई है। ट्रंप कह रहा है स्टॉप इट कह के उसने रुकवाया है, और ये कुछ भी नहीं बोल पाए। तो ये सब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कहां जाके कौन सी चीज रुकेगी, कौन सी चीज टूटेगी, अभी कहना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, लेकिन उन सब की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए हमने कहा, जो आप भी कह रहे थे जो बात, कि क्या SIR से मोदी जी जीत जाएंगे? नहीं, कोई भी चीज, किसी भी चीज की गारंटी नहीं हो सकती है, नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि सवाल वहां पे बहुत सारे खड़े हो गए हैं, और अब ये चुनाव है, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोदी जी वहां जाके जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या उनका असर होगा? वो सारी बातें अपनी पुरानी रिपीट कर रहे हैं, और जैसा कि हमने बताया कि वो सारे मैसेज दे दिए गए हैं कि चुनाव में सिर्फ एक बात रहेगी, वो वापस हिंदू मुसलमान करेंगे, और इसका तोड़ कैसे होगा, जनता इसमें आएगी कि नहीं आएगी, इस पे चुनाव का रिजल्ट निर्भर करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जनता अब हिंदू मुसलमान तो ऑलरेडी ले आए, घुसपैठिया कह रहे थे कल असम में, उसके बाद फिर पहुंचे पश्चिम बंगाल, वहां भी, उसके बाद बिहार पहुंचे, वहां भी। घुसपैठिया का मतलब क्या आप समझ सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लेके आएंगे, पूरा ट्रैक उनका जो है उस ट्रैक पे वो चलेंगे, लेकिन साथ साथ चुनाव की चोरी, वोटों की चोरी अगर नहीं रुकी तो फिर बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वोटों की चोरी को रोकना जरूरी है। और ऐसे में राहुल गांधी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। प्रशांत जी, जरा आपके पास फिर आना चाहता हूं, और उसी मसले को, उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। एक तरफ बिहार में जो होना चाहिए, जो विपक्ष को करना चाहिए, विपक्ष पहले से कर रहा है, दिख गया। वोटर अधिकार यात्रा, अब बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं तेजस्वी, और वो सब तो चल रहा है। लेकिन एक बड़े पैमाने पर देखा जाए, जिस बारे में अनिल सिन्हा जी, अनिल राय साहब, फिर अभी शकील जी जो बात कह रहे थे, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। मोदी जी के बर्थडे की पूर्व संध्या है, और बहुत से हमारे दर्शक मित्र उनको बर्थडे गिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट उनको ये होगा कि वो 2 किताबें, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज और नेहरू की भारत एक खोज, लेकर बगैर कैमरे के 2 दिन के लिए चले जाएं कहीं एकांत में, पढ़ें, लौट कर आएं, और फिर हम पाएंगे कि वो कुछ अलग तरीके के नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो बात आपने कही, देखिए बिहार के लिए ये दोनों बातें हैं। ये चुनाव बिहार के लिए एक मील का पत्थर है। नीतीश कुमार को हम रिटायर होता हुआ देखेंगे। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है। नीतीश कुमार जी विजिबली दिख रहे हैं, जिस तरीके की उनके पब्लिक अपीयरेंसेस हैं, जिस तरह से जनता के सामने जिस तरीके से वो आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो उनका शरीर या उनके रिफ्लेक्सेस रिटायरमेंट की बात कह रहे हैं। तो इस चुनाव में हम रिटायरमेंट उनका देखने जा रहे हैं, ये बात लगभग तय है। एनडीए जीते या हारे। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि मोदी जी के रिटायरमेंट की भी इसी बिहार के चुनाव से
बात शुरू होनी है। कल शुरू होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन बिहार का चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, पहले भी कई बार हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की राजीव जी, और आप भी बिहार से आते हैं, बिहार अनिल जी भी बिहार से हैं, दोनों अनिल जी, लेकिन बिहार ने बहुत बुद्धिजीवी दिए हैं, और आज से नहीं सदियों से बुद्ध को ज्ञान भी वहीं प्राप्त हुआ था। भारत की राजधानी वही थी। तो ऐसा प्रदेश, ऐसी भूमि जिसने इतना कुछ दिया है, भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत बिहार से हुई। उस बिहार में अगर आप आज देखिएगा तो बीमारू जो शब्द है उसमें पहला वो शब्द भी बिहार से आता है। वहाँ पे कुपोषण है, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ पे भ्रष्टाचार है, तमाम सारी ऐसी बातें हैं। और कहीं से ऐसा लगता है कि जो आधुनिक समाज है, आधुनिक भारत है, आधुनिक विश्व है, उस दौर में बिहार पिछड़ गया। सबसे ज़्यादा सबसे कम जो औसत आयु है बिहार में है। कुपोषण से बच्चों की मौत सबसे ज़्यादा बिहार में हो रही है। ऐसे शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। इसीलिए खराब है क्योंकि चुनाव जनता के मुद्दों पे नहीं हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये चुनाव इस बार जनता के मुद्दों पर होगा, और वोट चोरी, जैसा मैं पहले कहता रहा हूं, वोट चोरी मुद्दे की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वोट चोरी अब जो है वो जनता का मुद्दा बन गया है। आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता झंडा लगाए मोटरसाइकिल से जा रहा है, और उसके बगल में एक गाड़ी आती है, कुछ युवा उसमें बैठे हुए हैं, और वो शीशा नीचा करके कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। सड़क पर चल रहा है बेचारा, हेलमेट भी नहीं लगाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान बटेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये मुद्दा जो है वो बिहार में चला गया है। और बिहार में मोदी जी क्या लेकर जा रहे हैं, 75 साल का जीवन। हालांकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने बता दिया था कि उनका जीवन का दर्शन क्या है, लेकिन 75 साल का उनका जीवन है, और उसमें वो अपनी माँ के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो बिहार के लिए भविष्य का रोड मैप नहीं है उनके पास। भ्रष्टाचार की बात अभी शकील जी कर रहे थे, और अभी हम देख रहे हैं कि ऐसी जो SIR चल रहा है, गरीब लोग, भूमिहीन मजदूर अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, डॉक्यूमेंट निकालने के लिए 2-2 हज़ार रुपये उधार दे रहा है, घूस दे रहा है अधिकारियों को, कर्मचारियों को सरकारी, कि उसको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए जी। ये तो स्थिति है भ्रष्टाचार की। और कैसे लोग हैं जो कि एक गरीब मजदूर से 2,000 रुपये ले रहे हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है सब काम। तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है बिहार में। बिहार के लोग तमाम जगह पे सिविल सर्विसेज से लेकर पत्रकारिता सब जगह पे प्रभावशाली ओहदों पर हैं। और बिहार का चुनाव इस बार, ये लोग बिहार के बाहर रहने वाले लोग बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें ये जो डिवाइसिव मुद्दे हैं वो नहीं काम आएंगे, और वो तो तब नहीं काम आए जब लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। तो बिहार ने तो हमेशा से जो है वो रास्ता दिखाया है। मुझे लगता है कि इस बार जो है बिहार में कोई बीजेपी अगर मुद्दा लेकर नहीं जाएगी, बीजेपी अगर बिहार का कोई भविष्य का रोड मैप नहीं देगी, मॉडर्न बिहार बनाने का कोई नक्शा नहीं होगा, ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तो बिहार के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अब बिहार बहुत ही टर्निंग पॉइंट पर है। जी राजी।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, बिहार टर्निंग पॉइंट पे है और इसीलिए यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि आखिर टर्निंग पॉइंट पे है क्यों। ज़रा थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा। अनिल जी, अनिल कुमार रॉय साहब, आपके पास आना चाहता हूँ। और कैसे देखा जाए, क्या आपको भी लगता है कि बिहार का चुनाव इस देश के लिए एक टर्निंग, देश की सियासत के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है? सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती कह सकते हैं, है क्या? बहुत सही कहा है टंडन जी ने कि कई मामलों में बिहार का यह चुनाव टर्निंग पॉइंट है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने जिन हालातों का जिक्र किया, बिहार में शिक्षा की हालत, स्वास्थ्य की हालत, गरीबी की हालत, और यह सारा कुछ चल रहा है मैनेजमेंट के आधार पर ही, और डाटा मैनेजमेंट भी हो रहा है। आपको 20 वर्षों से यही सुनाई पड़ रहा है कि बिहार जैसे देश पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला यह देश है, उसी तरह इस देश के भीतर 20 साल से बिहार सबसे तेज गति से विकसित हो रहा है। और इसके बाद जब रिपोर्ट जारी होती है तो सबसे नीचे लटका, और आपकी समझ में कोई बुद्धि, कोई तर्क नहीं काम करेगा कि सबसे तेज गति से चला हुआ सबसे पीछे 20 साल से कैसे है, और सारे मामलों में है। और यह कहते हुए मुझे शर्म आती है कि आज भी बिहार में 20 साल से यह सामाजिक न्याय और सुशासन की सरकार चल रही है, और बिहार में 14% लोग ही मैट्रिक पास है, 22% लोग तो 5वीं कक्षा तक पढ़े हुए हैं, महज 22% लोग। तो आपको एक पिछड़े हुए अफ्रीकन देश की तस्वीर आपकी आंखों के आगे कौंध जाएगी। यही बिहार की प्रगति है। तो स्वाभाविक है कि जो इतनी अभूतपूर्व प्रगति हुई है उसके विरुद्ध खींच तो जरूर होगी ना लोगों के मन में, और वह खींच प्रकट करने का टाइम क्या होता है? चुनाव होता है। तो चुनाव में वह खींच है सो अवश्य यह व्यक्त होगी। एक बात यह। दूसरी बात, एक स्वाभाविक बात है जो इस नीतीश जी के विरोध में जाता है, और वह चूंकि भाजपा भी उसके साथ है, इसलिए भाजपा के विरोध में तो और कई बातें जाती हैं कि एक आदमी अगर लंबे समय तक शासक रह जाता है तो उसके प्रति अरुचि हो जाती है। अरुचि 2 कारणों से होती है कि शासन में जब जिस समय कोई आता है, जैसे राहुल जी एक कुछ नया कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है कि शासन में जब आता है तो उस समय उसके पास कुछ विजन्स होते हैं, वह कुछ करने की या इस तरह के परिवर्तन करेंगे, इस तरह के निर्माण करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, या बहाली करेंगे, वहां पर इस तरह क्रिएट करेंगे, या संस्था बनाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे विजन्स लेकर के वह आता है। 5 साल होते होते मैं 10 साल तो बहुत ज्यादा है कि होते होते वह अपने सारे काम पूरे कर चुका होता है। इसके बाद उसके पास करने को कुछ नहीं रहता है सिवाय बात बनाने के, जो बात बना करके यह चल रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 3-3.5 हजार वर्षों का तो इतिहास हम लोगों को पता है इस देश का। पूरे इतिहास को आप उलट करके देखेंगे तो 20 साल से यह शासन कर रहे हैं कि 20 साल से राजतंत्र में भी 20 साल से शासन करने वाले, 20 साल तक शासन करने वाले बहुत कम शासक हुए हैं। यह तो लोकतंत्र है, यहाँ तो अपेक्षा की जाती है कि 5 वर्षों के बाद ही वह बदल जाए। तो एक यह जो स्वाभाविक अरुचि है लोगों के मन में, और इनके पास अब कोई आगे का आइडिया नहीं है। और तीसरी बात कि यह जिस दल के साथ इनका गठबंधन है, जिस एनडीए में है, उसके प्रति किस तरह चोरी चमारी का जो आरोप लगातार लग रहा है। जो कुछ भी हो, हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में जितना भी भ्रष्टाचार हो, मगर हम खुद भी भ्रष्ट हो, लेकिन भ्रष्टाचार की बात हमको पसंद नहीं है जी। यह भारतीय समाज की का स्वाभाविक मनोविज्ञान है। पिछला जो मनमोहन सिंह जी की सरकार एक शब्द थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूं बड़ी उसके साथ।
चोरी चमारी, जो चमारी वर्ड है उसको थोड़ा डिलीट कर दीजिए, वो हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं। जी उसको डिलीट किया जी। तो मनमोहन सिंह जी की भी जो पिछली सरकार गई वह उसमें भी भ्रष्टाचार, चाहे वह आपको गलत ही हो रहा हो, लेकिन भ्रष्टाचार का ही आरोप उसको यह दिखाया गया और यही लोगों के ध्यान में गया कि यह सरकार भ्रष्ट है। तो इस चुनाव में तो यह और ज्यादा बात आ गई है, यह सरकार भ्रष्ट ही नहीं है, यह सरकार चोर भी है। तो ये दोनों बातें, तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही वोट पर। तो आप कितना भी मैनेज कर लें, चुनाव आयोग को मैनेज कर लें, ईवीएम को मैनेज कर लें, प्रशासन को मैनेज कर लें, मीडिया को मैनेज कर लें, सारी चीजों, लेकिन अंतिम ताकत तो जनता ही है ना। जब जन सैलाब उमड़ता है तो बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं और उसके सामने कुछ टिकता नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जन सैलाब धीरे धीरे अभी बन गया है, वह मैं नहीं कह रहा हूं, या धारा बनी ही रह जाएगी चुनाव तक, यह भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वह सैलाब धीरे धीरे पैदा हो रहा है, उस सैलाब की स्थिति पैदा बनती चली जा रही है। और अगर इसी गति से चलता रहा तो निश्चित रूप से वह जन सैलाब आपको वोट में दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये चुनाव बाकी चुनावों से अलग है? बिहार के चुनाव की बात की जाए मुद्दे के हिसाब से, बहुत सही कह रहे थे हमारे साथी शकील जी कि ये हिंदू मुसलमान लेके आएंगे, ले आए घुसपैठिया, इधर उधर तमाम बातें, राष्ट्रवाद भुना नहीं पा रहे हैं, सिंदूर जो है वो रगों में गरम सिंदूर गलत डाल दिए, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। लेकिन जब ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मामला है, ये क्या इन तमाम चीजों पे उसी ढंग से हावी हो चुका है जैसा संविधान बचाओ का मामला था, संविधान बचाओ अभियान जो था राहुल गांधी का, जिसको अभी इन्होंने खत्म नहीं किया है? नहीं, देखिए मुद्दों के मामले में विपक्ष ने उनको पहले ही, मतलब पिछला जो विधानसभा चुनाव है उस समय में ही तेजस्वी ने उनको हरा दिया था एनडीए को, और उसमें मैनिपुलेशन से इस पर बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से उन्होंने लास्ट आवर में उसको कैसे मैनिपुलेट किया और कुछ सीटें झटक ली। तो वो जो है, और उसमें अब आपको बाद में अभी पता चल रहा है कि चुनाव आयोग कितना कॉम्प्रोमाइज था, तो इसकी वजह से वो जीत गए। तो मुद्दों में तो तेजस्वी ने, राहुल गांधी की ताकत उस समय भी नहीं, मतलब उस समय नहीं थी, अकेले तेजस्वी ने उस मुद्दे को, और महागठबंधन ने, मतलब जो है वहाँ जो अलायंस था उसने उनको हरा दिया था एनडीए को, उन्होंने वो मैनिपुलेशन से जीते। इस बार भी ये वोट चोरी का आप मुद्दा कह रहे हैं ना, उसमें तो दिखाई दे रहा है ना, उनकी भी रैलियां हो रही है ना, उनकी भी सभाएं हो रही है, और राहुल गांधी की सभाएं भी हुई, राहुल गांधी की भी यात्राएं हुई। तो मुद्दे में तो कोई रहा ही नहीं, और अभी वो जो तेजस्वी यात्रा करेंगे और जो बचा हुआ है जो वोट चोरी का मुद्दा, उसको सप्लीमेंट करने के लिए पूरा जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये मुद्दों में उनको तो पहले ही हरा दिया है, वो तो क्लियर है। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि स्ट्रक्चरल जब तक चेंज नहीं होगा ये चुनाव के मामले को लेकर के, अदालतें मतलब कम से कम अभी बैलेंस तो कर रही हैं। इतना तो फर्क आया है, जो रैलियां और इसकी जो उस पर नजर उनकी पड़ी है तब से काफी अंतर आया। नहीं तो बीच में तो आप देख रहे थे कि एसआईआर लॉस्ट केस था, मतलब लीगली कुछ उसमें हो नहीं रहा था, लेकिन कुछ बैलेंस तो किया उन्होंने। और अभी वक्त का भी मामला आया, उसमें भी कुछ बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह देख रहे हैं कि थोड़ा बैलेंसिंग ही है, अभी उससे मामला चलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी एक और मुद्दा जो चर्चा नहीं हुई है वो ये है कि बिहार में बेशुमार पैसा खर्च कर रहे हैं ये, और उसमें अडानी भी आ गया। अभी 1000 मतलब करोड़ रुपए की जमीन उसको मुफ्त में पीरपैंती में दे दी है पावर प्लांट के नाम पर, जिसको लेकर के सीपीआईएमएल और सारे जो कांग्रेस सब उसको मुद्दे को उठा रहे हैं।
और वो लैंड देखे क्या देश के साथ किस तरह का कर रहे हैं, उसको ये छोड़िए जीतना हारना। अरे वो बेल्ट जो है वो मतलब मैं आपको बोल रहा दुनिया के जो इलाहाबाद तक जो एलुवियल प्लेन है, इलाहाबाद से लेकर के वहाँ मतलब नीचे लोअर गैंजेटिक प्लेन तक, वो जो दुनिया के जो बेस्ट जो सॉइल है फर्टाइल्स, उसमें उसकी गिनती है। मतलब वो नंबर 1 होगा मेरे ख्याल में, ज्योग्राफी के लोग अगर होंगे तो करेक्ट करेंगे। वो बेस्ट जो एलुवियल प्लेन है वो मतलब इलाहाबाद से लेकर के वो जो लोअर गैंजेटिक प्लेन का, वो दुनिया का सबसे फर्टाइल लैंड है, उसको ये दे रहा है। पहले तो एक गलती ये कहलगांव थर्मल पावर बना करके किया, सारे आम जो है आम का पूरी जो फसल थे उसको खत्म कर दिया। वो पूरा आम अकेले देश को सप्लाई करने वाला इलाका था, उसको बर्बाद कर दिया। वो वहाँ का जो राख जो है वहाँ से निकलने कोयले वाला है वो, और ये पावर प्लांट उसको के लिए भी पीरपैंती। वो पीरपैंती मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि आप वो जो इलाका है, चूंकि हम लोग भी बेगूसराय से हैं, उसी प्लेन में वो इलाका आता है जो इलाहाबाद से शुरू होता है। वो आप सिर्फ अनाज फेंक दीजिए, आपको कोई देने की जरूरत, हर बार मिट्टी लाती है ना, नई मिट्टी आती है तो उसमें आपको कुछ नहीं देना होता है। वो दे दिया 1001 रुपये की दर से, उसको दे दिया है क्या कहते हैं उनको, अडानी को। तो ऐसे खेल नहीं चल रहा है। तो अडानी को आप 1000 दे रहा है, इसका मतलब करोड़ दे रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ऐसे और कई चीजें दे रहा है। तो पैसा इसका मतलब कॉर्पोरेट कितना लगाएगा। और वो प्रशांत किशोर तो है ही वहाँ, मतलब वो इतने समय से कोई एक कौड़ी का चंदा नहीं मिलता है। और उसके बाद जो है सबसे जो मतलब अमीरी मतलब संपन्न जो क्या कहते हैं संगठन है अभी बिहार में, वो है प्रशांत किशोर का संगठन, जो कि घूम रहा है, गाड़ी से ही घूमता है, हर एक मतलब बहुत ही लेविश इसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो उनका काम चल रहा है। तो वहाँ पैसा भी खर्च होने वाला है। बिहार का मैदान जो है चुनावी मैदान, मुद्दे में जीत चुका है महागठबंधन, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट का पैसा है, चुनाव आयोग का जो ये भ्रष्टाचार है या उसका जो सरेंडर है वो है, और उसके बाद ये जो बूथ प्रमुख पन्ना प्रमुख उसमें जो पैसे खर्च करती है बीजेपी बहाल कर करके, वो है गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया आप देखेंगे बहुत लड़ाइयाँ हैं। तो ये इसीलिए लड़ाई जो है, आप कहिएगा क्या असर होगा, वोट चोरी वाला मुद्दा जीता देगा, मैं अभी उसमें हाथ थोड़ा मतलब पीछे रखता हूँ जी। और नहीं, एक चीज और जोड़ दीजिए ना, चुनाव आयोग तो कहा ना मैंने कि चुनाव आयोग सरेंडर, और उसके बाद पूरा उनका मित्र चुनाव आयोग उसका। अब हम लोग अगर बोले जैसे केजरीवाल वगैरह बोल रहे थे, उससे हमको अच्छा सब लग रहा है कि मित्र चुनाव आयोग जी, चुनाव आयोग की मित्र संघ मित्र चुनाव आयोग, संघ मित्र। चलिए, हाँ, वहां से संघ मित्रा तो वहां से जोड़ ही सकते हैं फिर आप, संघ मित्र संघ मित्रा जी। बुद्ध को जब आप याद करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं खुद ब खुद। लेकिन बहुत एक शानदार चुनाव होने जा रहा है, और पैसे पानी की तरह अभी से बहाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और प्रशांत किशोर उर्फ पीके, उनका हिंदुस्तान में जो काम, सबसे पहला काम जब उन्होंने उसकी शुरुआत की तो नरेंद्र मोदी के साथ शुरुआत की, तो हम सब समझ सकते हैं कि उनके पास पैसा कितना होगा। इसलिए पीके साहब जो हैं वो अब एक चीज पीके साहब के बारे में जो एक लाइन और बताएं, हिंदुस्तान में चुनाव पैसे से मतलब बिना आपके क्या कहते हैं कार्यकर्ताओं के बिना कोई सपोर्ट के कैसे जीता जाता है, इसका मॉडल उसने लाया। इसके लिए उसको जरूर लोग इतिहास में वो चुनाव एनालिसिस का और इसका मॉडल योगेंद्र यादव वगैरह उसके पायनियर हैं। ये शख्स जो है उसको मैनिपुलेट कैसे किया जाएगा, बिना मतलब ऑफिस से पैसा लगा करके आप उसको हायर करिए, लोग कुछ भी सोच रहे हैं, उनको कैसे परगलाना है, कैसे चुनाव जिताना है, इसी का फॉर्मूला लेकर आ रहा है। वो जनतंत्र जनसुराज ला रहा है। तो आप देखिए कितना मतलब देश में किस तरह का नाटक चल रहा है, प्रहसन चल रहा है जो लोकतंत्र का,
उस पर भी हम लोग को जरा सोचना। बिल्कुल नहीं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर पे भी चर्चा, उनकी राजनीति सियासत जो आज की तारीख में कर रहे हैं, उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनका जो वो बढ़िया 5 स्टार जो जिस वैनिटी कार में वो घूमते हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में। और कितने वोट कटुआ वो साबित होंगे। पिछली बार तो असदुद्दीन ओवैसी वोट कटुआ के रूप में थे, इस बार पहले से ये मेहनत कर रहे हैं, तो कितना वोट कटुआ वो साबित होते, ये सब हम देखेंगे आने वाले समय में। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। अमलेंदु जी एक क्लोजिंग कमेंट छोटा, प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं, प्रशांत टंडन जी। हाँ, सिर्फ एक छोटी सी बात कि मुझे जो फीडबैक मिलता है बिहार के लोगों से, वो फीडबैक ये है कि इस वक्त ग्राउंड में सबसे ज्यादा पैसा प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं। जी वही तो कह रहे थे अनिल सिन्हा जी, वही तो कह रहे थे, कार्यकर्ता कम, सारी चीजें नहीं, लेकिन फिर भी पीला पीला बिल्कुल सरसों के खेत उगा दिए हैं पहले से। अमलेंदु जी क्लोजिंग, क्या कुछ देख रहे हैं आप? सब कुछ बल्ले बल्ले है सत्ता पक्ष के लिए, या विपक्ष उसमें हर्डल है? देखिए राजीव जी, सत्ता पक्ष तो चाहेगा कि उसके लिए सब कुछ बल्ले बल्ले रहे, और जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी इस हिसाब से किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का जिक्र आ रहा है कि वो पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं कि पीछे से कोई और खर्च कर रहा है, ये भी ठीक है। प्रशांत किशोर के पास अपना पैसा है, लेकिन इसलिए पैसा थोड़ी कमाया था कि आके चुनाव में फूंक देंगे और घर को चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पैसा पीछे से कोई और खर्च कर रहा है। प्रशांत किशोर के पास पैसा है, उसे संभाल के रखा होगा उन्होंने, चुनाव में नहीं लगाएंगे। और इतने मूर्ख भी नहीं है कि तमाम जगह से पैसा कमा के लाएं और चुनाव में फूंक दें, चूंकि परिणाम मालूम। तो अगर प्रशांत किशोर वहां एक पासंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, पासंग राजीव जी हमारे दर्शक सब जानते होंगे, तराजू में जो लगाया जाता है, तो वो बनने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बैलेंस करने के लिए पासंग जो होता है वो बैलेंस करता है दोनों पार्ट को, दोनों बेस को। एक पे आप किलो रखते हैं, भार मापक जिसको कहते हैं, दूसरे पे अनाज या जो भी नापना हो, दोनों को बैलेंस करता है। और राजीव जी जो शातिर व्यापारी होता है, वो उस पासंग का इस्तेमाल जो है वो डंडी मारने के लिए भी करता है। तो अब ये जो डंडी मारने के लिए पासंग लगाया गया है, तो ये पासंग बिहार में कितना काम करेगा ये देखा जाएगा। और क्या चुनाव आयोग की चोरियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर ले जाएगी, ये भी देखना होगा। और इससे बड़ी बात राजीव जी कि यहाँ सवाल तो उठाया जा रहा है, मीडिया हमारा रोज पूछ रहा है, कभी कांग्रेस के लोगों से, कभी तेजस्वी से, आज तेजस्वी से भी पूछा ये फेस कौन है। भाई ठीक है, फेस कौन है, या तो विपक्ष है, वो तो कभी लड़ते नहीं फेस बना के, लेकिन जिनका मौजूदा मुख्यमंत्री है, जरा मोदी जी से तो पूछ लो फेस कौन है। वहां कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि फेस कौन है, कोई नहीं पूछेगा वहां कोई हाँ, तो वहां कोई नहीं पूछेगा, वो हिम्मत नहीं है। राजीव बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से राजीव जी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐसे मोड़ पे मतलब आ गया है कि एक लिटमस टेस्ट है कि आगे लोकतंत्र की सूरत क्या होगी, ये भी बिहार का चुनाव काफी कुछ तय करेगा। जी बिल्कुल, बिहार ने बहुत कुछ दिया इस देश को, समय समय पे जब भी जरूरत रही बिहार ने बहुत कुछ दिया है। देखते हैं आने वाले समय में भी, और इस चुनाव से क्या कुछ इस देश को मिलता है। जो लोग नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं उनको भी बहुत कुछ उम्मीद होगी। अगर बिहार नरेंद्र मोदी की पार्टी को दोबारा जिता के ले आता है तो नरेंद्र मोदी वहाँ से मजबूत होंगे, और पार्टी को अगर हरा देता है बिहार तो फिर देश के एक दूसरे वर्ग को बहुत कुछ मिलेगा। तो जो कुछ भी होगा वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, विश्लेषण हम करते रहेंगे, और मुद्दे जो हैं वो आगे कैसे। और राहुल गांधी बढ़ाते हैं, क्या राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अभी तक, जब तक ये अब कार्यक्रम समाप्त करने जा रहा हूं, अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन शकील जी के अनुसार और तमाम कांग्रेस बीट को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों के अनुसार ये तय माना जा रहा है कि कल राहुल गांधी कोई हाइड्रोजन बम छोड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बम जैसे आता है, विस्फोट होने से पहले हम